जैसा कि आप लोग देख रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का हम लोग दूसरा सवाल पढ़ने जाने वाले हैं। पहला सवाल हम लोगों का था अभाज्य गुणनखंड करना था। किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, क्या होता है, वो हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कुछ संख्याओं का लसा और मसा क्या होता है, हमारा लसा क्या कहता है और हमारा मसा क्या कहता है। तो एक बार फिर से मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ। आपका लसा कहता क्या है, लसा जो होता है एलसीएम और पहले एचसीएफ यानी मस और एलसीएम माने लस, इसके मतलब मस और इसके मतलब लस। तो भाई मस और लस होता क्या है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, होता क्या है अच्छे से जान लेते हैं। जो लोग अच्छे से नहीं देखे हैं पिछले वीडियो में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ये मतलब हाईएस्ट कॉमन और यहाँ पर फैक्टर। एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो भाई इस तरीके से मल्टीपल माने गुणा होता है, मल्टीपल माने क्या होता है गुणा, और फैक्टर माने क्या होता है गुणनखंड। यानी हाईएस्ट माने अधिकतम, अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड। यानी कह रहा है कि मैं वह बड़ी से बड़ी संख्या हूँ जो तुम सभी को विभाजित कर दूंगा। और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर लसा क्या करता है, मैं वह छोटी से छोटी संख्या हूँ जो आप सबके गुणा में आती हूँ। तो ये हम लोगों ने देख लिया था। इसका उत्तर जो आएगा वो क्या कहेगा, उत्तर कहेगा, उत्तर क्या कहेगा भाई, मैं वह बड़ी से बड़ी संख्या हूँ, बड़ी से बड़ी संख्या हूँ। और इसका उत्तर क्या कहेगा, इसका उत्तर कहेगा छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, इनका उत्तर कहेगा। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था जब घात के रूप में बनाना था, किसके रूप में, घात के रूप में बनाना था, तो क्या रहते थे उभयनिष्ठ छोटी घात, उभयनिष्ठ छोटी घात। और इसमें क्या रहते थे उभयनिष्ठ बड़ी घात। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था कि हमारा लसा और मसा क्या होता है क्या नहीं, ये हम इन लोगों ने देख लिया। अब इसी का हम लोग अगला प्रश्नावली हल करेंगे। अगली प्रश्नावली का अगला सवाल हल करेंगे जो आप लोगों को बताता है कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि से आप लसा मसा निकालिए। और जब भी आपको दो संख्याएं दी रही होंगी लसा मसा ज्ञात करने के लिए तो उनका पूछेगा दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ गुणे एलसीएम। इसका कहने का क्या अर्थ है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लस और मस के गुणनफल के बराबर होता है, जो कि हमारा क्या है, ये यह एक सूत्र ही है आपका कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। तो भाई ये आपका एक सूत्र ही होता है, या आपको जांच भी करना है। ध्यान दीजिएगा, ये आपको जांच तभी कर पाएंगे जब आपको सिर्फ और सिर्फ कितनी संख्याएं दे रहेंगी, दो संख्याएं। सिर्फ और सिर्फ जब दो संख्याएं दी रही होंगी तभी आप लोग इसका जांच कर सकते हैं, अन्यथा आप इसका जांच नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका पहला सवाल हल करते हैं। 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा और मसा ज्ञात कीजिए। आपका एग्जाम में ऐसे ही सवाल पूछेगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं 26 और 91 का लसा मसा ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम लोग सर्वप्रथम क्या करेंगे, 26 के अभाज्य गुणनखंड। अब आपको 26 का अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए। 26 का अभाज्य गुणनखंड में हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 गुणे 13, 2 गुणे 13 हो जाएगा इसका। और 91 का क्या हो जाएगा, 7 गुणे 13, इसका क्या हो जाएगा 7 गुणे 13। ये आपका क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड।
अभाज्य गुणनखंड में भी हम लोगों ने देख लिया था कि प्रत्येक संख्या के प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड में कौन सा नियम लगता है? आप लोगों को मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, संवरक नियम, इनमें से सभी। तो आप लोग अच्छे से समझिएगा अभाज्य गुणनखंड में कौन सा नियम लगता है, कौन सा नियम लागू होता है। साहचर्य नियम, संवरक नियम, क्रम विनिमय नियम, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग अच्छे से आप सोचते रहिएगा, तब से मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। तो 26 के भाज्य गुणनखंड हम लोगों ने कर दिया 2 गुणे 13। अब उसके बाद हम लोग क्या करते थे? प्रत्येक उभयनिष्ठ, अब हम लोग उभयनिष्ठ संख्या बनाते थे। यदि कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं थी तो उसे क्या करते थे? उभयनिष्ठ बनाते थे। तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में देख लिया था कि उभयनिष्ठ क्या होता है। उभयनिष्ठ क्या होता है भाई? उभयनिष्ठ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उभयनिष्ठ बनाने के लिए उस संख्या के घात यानी पावर में शून्य लगा देते हैं। शून्य लगा देते हैं। किसी भी संख्या के घात का मान शून्य होता है, इसीलिए हम लोग वहाँ पर क्या लगा देते थे? शून्य लगा देते हैं। ये आप लोग जानते रहिएगा। जैसे कोई भी संख्या नहीं मिलेगी, 2 घाते 0 का मान 1, 3 घाते 0 का मान 1, 5 घाते 0 का मान 1। ये कैसे आया था? ये घातांक नियम से आया था, a घाते m-n। जैसे आप लोग करेंगे तो 2 घाते 1 - 1 हो जाएगा, 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2/2 कितना आ जाएगा? 1। a घाते m-n, देखिए a घाते m-n बराबर क्या हो जाएगा? a घाते m बटे a घाते n। सिवाय शून्य को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं के घात के ऊपर 0 लगाएं तो क्या उत्तर आएगा? 1। हम यहाँ पर 1 को डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए हम उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ बनाने के लिए क्या लिखेंगे? 2 घाते 0 लिखेंगे। 1 आप लिख देंगे तो आपका वो अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। बस आप 1 को ही दूसरे फॉर्म में लिखिए, अभाज्य संख्याओं की घात के 0 लगाकर, 2 लगाकर 0 लिख देंगे, वो अभाज्य संख्या होगी, भले आपको उसका मान 1 आ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग करते थे। उभयनिष्ठ बनाने के लिए जो संख्या नहीं मिल रही होगी उसके घात के ऊपर क्या लगाएंगे? 0 लगा देंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन संख्या नहीं मिल रही है। तो इसमें कौन संख्या 2 है? 2 की घाते 1। अब इसमें कौन संख्या नहीं है? 7 नहीं है, तो गुणे 7 की घाते क्या लगाएंगे? 0। 13 है तो 13 घाते 1। अब इक्वल कर देंगे। इसमें इन दोनों में से कौन सी संख्या नहीं है? 2 नहीं है। इस नीचे वाले में क्या नहीं है? 2 नहीं है, तो 2 घाते 0 गुणे। अब 7 है, 7 कितना है? 1 है, तो 7 घाते 1 गुणे। 13 है, 13 घाते क्या है? 1। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखिए अब प्रत्येक उभयनिष्ठ बन गया कि नहीं? 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी। इन सभी संख्याओं की घात कुछ भी मतलब पूर्ण संख्या हो सकती है। घात क्या हो सकती है भाई? पूर्ण संख्या। घात क्या हो सकती है? पूर्ण संख्या। ये आप लोग जानते रहिएगा। घात पूर्ण संख्या होगी और गुणनखंड क्या होगे? गुणनखंड क्या होगा? अभाज्य संख्या। गुणनखंड क्या होगी? घात क्या होगी? पूर्ण संख्या। और गुणनखंड क्या होगा भाई? अभाज्य संख्या। ये आप लोग छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिएगा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोई पूछ लेगा किसी भी संख्या घात क्या होती है यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड में, तो किसी भी अभाज्य गुणनखंड में किसी भी संख्या घात क्या हो सकती है? 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, यानी पूर्ण संख्या के अंतर्गत ये सभी संख्याएं आती है। अब गुणनखंड में कौन कौन सी संख्या हो सकती हैं? गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या होगी। तो इस प्रकार अब हम लोग मासा देखते हैं। मासा 26 और 91 का, 26 का मान 91। इसका कहने का क्या अर्थ है कि 26 और 91 का मास, 26 और 91 का मास।
अब यहाँ देखिए प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की हम लोगों ने उभयनिष्ठ जो संख्या नहीं थी हम लोगों ने उसको बनाया। ध्यान क्या देना है, सबसे छोटी घात की गुणनफल। अब जो सबसे छोटी घात की गुणनफल है उन्हीं संख्याओं का गुणनफल करना है। इसमें सबसे छोटी कौन है, 2 घाते 0 गुणे। इसमें सबसे छोटी कौन है, 7 घाते 0 गुणे। इसमें सबसे छोटी कौन है, हम लोगों ने पिछले ही वीडियो में देख लिया था, जो सबसे छोटी ना मिले जब दोनों में बराबर हो तो सबसे बड़ी घात में भी वही लेते हैं और सबसे छोटी घात में भी वही संख्या ले लेते हैं। तो यहाँ पर 13 घाते क्या हो जाएगा, 1 बराबर। अब किसी भी संख्या घात के मान 0 मान 1, 7 घाते 0 मान 1, 1 गुणे 1 और 13 का 13। इस प्रकार आपका मस क्या आ जाएगा, 13। और लस देखते हैं, लस 26,91 का बराबर। अब लस में भी प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। अब सबसे बड़ी घात रहना चाहिए लेकिन दोनों में उभयनिष्ठ भी रहने चाहिए। 2 घाते 0 2 घाते 1 में सबसे बड़ी क्या है, 2 घाते 1 गुणे। 7 घाते 1 और 7 घाते 0 में सबसे बड़ी घात क्या है, 7 घाते 1 गुणे। 13 घाते 1 और 13 घाते 1 में दोनों बराबर हैं। जब बराबर हों तो हम वही एक संख्या ले लेते हैं, 13 घाते 1। अब इसका आपका 2 घाते 1 का मान 2, 7 घाते 1 का मान 7, 13 घाते 1 का मान 13। तो 7 दूनी 13 सते 91, 13 सते 91 दुना 2 1 का 2, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। इस प्रकार आपका उत्तर बन जाएगा। और इसका लसा 26 और 91 का लसा क्या आ जाएगा, 182। अभी तक यहीं तक हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ये आगे क्या रहा है, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM। तो हम लोगों ने यहाँ पर जांच लिख के लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर म से गुणे ल से। ये सूत्र ही होता है एक, यह क्या होता है, एक सूत्र ही है भाई। इसी सूत्र को आप लोग याद करिएगा, ये सूत्र एक है, ये क्या है, एक सूत्र ही है। तो दो संख्याओं का गुणनफल उनके म स और ल स के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्याएं कौन कौन थी, 26 गुणे 91 बराबर होना चाहिए HCF A कामा B, यानी A और B का म से कितना आया, यानी 26 और 91 का म से आपका कितना आया है, 13 गुणे LCM A कामा B, यानी 26 और 91 का LCM कितना आया है, 182। और आप लोग गुणा करेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो 6 और 9 छक्का 54 2 56 5 9 दूनी 18 5 23 66 आपका आ रहा है। और इसका कितना आ जाएगा, 13 दूना 26 2 13 8 104 2 106 10 13 का 13 10 23। इस प्रकार आपका यही उत्तर हो जाएगा। और ये दोनों बराबर आना चाहिए। यदि दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका गुणा या ल स म स गलती है। आप लोग जानते रहिएगा, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में लगाना है और इसी प्रकार से लिखना है। ये सब एग्जाम में नहीं लिखना है, बस आप लोग जानते रहिएगा। आपको यहाँ से सॉल्यूशन डालना है, फिर अभाज्य गुणनखंड डालना है, म स प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या के सबसे छोटी घात का गुणनफल, ल स सबसे बड़ी घात का गुणनफल, जांच लिखकर यहाँ पर इस प्रकार से लगाना है। तो ये आपका 2 नंबर में या कहीं कहीं आपका ये 4 अंक में आ सकता है, 2 या 4 अंक, 2 या 4 अंक में आपका ये आएगा। तो आप लोग ऐसे ही करते रहिएगा। अब हम लोग अगली सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका कहता क्या है, पूरा स्टेप अब सभी का ऐसे ही लगेगा और अच्छे जानते रहेगा। अच्छा, इसी सवाल का देख लीजिए। सब उत्तर क्या कह रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या। यानी अब आपको कैसे पूछेगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 26 और 91 को विभाजित करती है। वह ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 26 और 91 को विभाजित करती है। तो हम इसका HCF देखेंगे 13, यानी 13 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 26 और 91 को विभाजित कर देगी। इससे छोटी संख्या है एक 26 को विभाजित कर देगा, एक 91 को विभाजित कर देगा। लेकिन हमें लेना क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है। तो इसमें कितना आ जाएगा, 13। और घात क्या कह रहा है, सबसे छोटी घात,
अब लसा का देखिए, छोटी से छोटी संख्या ये कह क्या रहा है, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है। 182 के लिए कह रहा है वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 26 और 91 से विभाजित है, जो 26 और 91 से विभाजित है। यानी वह कौन सी 182 है। 182 वह छोटी से छोटी संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जो 26 और 91 से क्या है, विभाज्य है। इससे छोटी और कोई संख्या हो ही नहीं सकती जो 26 और 91 दोनों से विभाजित हो। हाँ, इससे बड़ी और संख्याएं हो सकती हैं, इससे बड़ी और संख्याएं हो सकती हैं। तो इस प्रकार हम लोग देख लिया। और इसका घात क्या कहता है, उभयनिष्ठ बड़ी घात, उभयनिष्ठ बड़ी घात। यही आपको कॉलम याद करना है, यही आपको काम देगा भी। और ये उभयनिष्ठ बनाने के लिए उस संख्या की घात में क्या लगाते हैं, शून्य लगाते हैं। कौन सी संख्या, जो संख्याएं आपको उभयनिष्ठ नहीं मिल रही होंगी, क्योंकि हमारा मस कहता है प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की। अगर हम यहाँ पे एक नहीं मिल रहा है तो हम एक लिख देंगे, एक लिख देंगे, लेकिन वो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं होगी। तो इसीलिए हमने एक की जगह अभाज्य गुणनखंड लिख दिया है। तो आप लोग अच्छे से समझते रहिएगा। अगला सवाल हम लोग चलते हैं 510 और 92 का। एकदम आपको वैसे ही पहले करना है। पहले 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, 25, 5, 3 8 24, 3 5 15, 3 दूनी 6, सॉरी 3 से नहीं करेगा ये, 3 से नहीं तो 4, 5 से 5 17 और 17 1। तो इस तरह 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा आपका, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 17। और अगला क्या है, 92 का अभाज्य गुणनखंड। 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 26 46, 2 23 और 23 1। तो 2 गुणे 23। फिर से वही प्रक्रिया हम लोग चालू कर देंगे, इसकी घात के रूप में बनाना। और जो संख्याएं नहीं मिल रही होंगी उनको तुरंत लिख लेंगे। इसमें 2 है, इसमें 2, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 घाते। इसमें 2 कितनी बार है, 1 गुणे 3 है, हाँ है, 5 है कितनी बार, 1 बार, 17 है 1 बार। इसका भी लिखेंगे ऐसे ही, 2 है कितनी बार, 2 घाते 2 बार है। इसमें 23 है कितनी बार, 1 बार। लेकिन अभी 23 को नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 नहीं आ रहा है, तो 3 घाते 0 गुणे। इसमें 5 आ रहा है लेकिन इसमें 5 नहीं आ रहा है, तो 5 घाते 0। ये हम लोगों को बहुत काम देने वाला है। उभयनिष्ठ बनाने के लिए उस संख्या की घात में क्या लगाएंगे, 0। अगला क्या है, 17 है, इसमें 17 नहीं है तो 17 घाते 0। अगला यहाँ पे 23 है तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 23 घाते 1। अब ध्यान दीजिए, इसमें 23 तो है लेकिन इसमें 23 नहीं है, तो इसमें 23 घाते क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। इस प्रकार हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उनकी घातों के रूप में भी हम लोगों ने बना लिया। अब हम उनका मस देखेंगे। 510 और 92 का मस क्या आ जाएगा, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। सबसे छोटी घात लीजिए भाई, 2 घाते 2 और 2 घाते 1 में सबसे छोटी घात 2 घाते 1। इसमें सबसे छोटी घात कौन है, 3 घाते 1। हम लोगों ने उभयनिष्ठ संख्या नहीं थी, हम लोगों ने बनाया उस संख्या के घात के शून्य लगाकर। अगला हम लोग देखते हैं इसी में 5 घाते 0, 5 घाते 1 में कौन है, 5 घाते 0 गुणे। अब इसमें 17 घाते 0, 17 घाते 1 में कौन सी है, 17 घाते 0 गुणे 23 घाते कौन है, 0। अब 5 घाते 0, 17 घाते 0, 23 घाते 0 का मान, इन सभी का मान 1। और 2 घाते 1 और 2 घाते 1 और 3 घाते 1 का मान क्या हो जाएगा, 6। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपका। अगला इसी प्रकार अब लसा देखते हैं। लसा 510 कामा 92 का। 510 और 92 का लसा क्या हो जाएगा, इसको देखते हैं। 510 और 92 का उभयनिष्ठ सबसे बड़ी घात की संख्या का गुणनफल, 2 घाते 2 गुणे 3 घाते। अच्छा, यहाँ पे आपका गलती हो रहा है ना, 6 आ रहा है, तो यहाँ पे आप देखें सबसे छोटी घात लेना है। 3 घाते 0, 3 घाते 1 में सबसे छोटी कौन है, 3 घाते 0। तो इस प्रकार आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए सबसे बड़ी घात का गुणनफल 2 घाते 2 गुणे, अब 3 घाते 0, 3 घाते में कौन सी बड़ी है, 3 घाते 1। अगला 5 घाते 1, अगला कौन सी है, 17 घाते 1 गुणे
23 घाते 1। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, 17 छक्का 102, 1020। जब 1020 गुणे 23 करेंगे, 23 शून्य शून्य, 23 दूना 46, 7 में 4, 23 शून्य शून्य 4, 23 एक्का 23, तो 23 46 0 आएगा। जब आप 1020 में का इसमें गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, 23 46 20 आ जाएगा। ये आप लोग अच्छे से करते रहिएगा। यहाँ तक आपका 510 और 92 का लस और मस निकल गया है। अब हम लोगों को वही जांच करना है। कैसे जांच करेंगे वो देखते हैं। जांच के लिए भाई दो संख्याओं का गुणनफल a गुणे b यानी 510 गुणे 92 बराबर HCF a कामा b यानी 510 और 92 का HCF कितना आया है, 2 गुणे 510 और 92 का LCM कितना आया है, 23 46 0। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 51 51 दूना 2 और 52 एक का 52 9, 92 पंचे जितना हो जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा। तो भाई इसका आपको 510 और 92 का गुणा कर देना है तो आपको आ जाएगा 9 6 4 46 920 आ जाएगा आपका। अगला वाला अब हम लोग करते हैं। इसका देखते हैं कितना आ जाएगा। 23 दूना 46 46 0, 4 दूनी 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6, 4 2 दूनी 4। तो ये आपका देख रहे हैं दोनों संख्याएं क्या रही बराबर आ रही हैं। जितना उन दोनों संख्याओं का गुणनफल है उतना उनके लस और मस के गुणनफल के बराबर आ रही हैं। तो ये आपका 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड विधि से लस और मस ज्ञात हो गया। हम लोगों ने सर्वप्रथम क्या किया, उन संख्याओं का भाज्य गुणनखंड किया। भाज्य गुणनखंड करने के बाद उनकी घातों के रूप में दर्शाया। जब घात जो नहीं मिल रहा था तो संख्या के घात की पावर क्या लगा दिया हम लोगों ने, 0 लगा दिया। यही आपको ध्यान देना है, क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। क्यों? क्योंकि हमें उभयनिष्ठ बनाना था। जब हम लोगों ने उभयनिष्ठ बना दिया तो उसमें देखेंगे कि सबसे छोटी घात के लिए मस है और सबसे बड़ी घात के लिए लस है। तो जांच भी हम लोगों ने कर लिया। अब आपका उत्तर क्या कह रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या है। कौन सी वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 510 और 92 को विभाजित कर देगी। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, 2 है। 2 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 510 और 92 को दोनों को विभाजित करेगी। एक भी है लेकिन वह बड़ी नहीं है, और कोई संख्या हो ही नहीं सकती वो बड़ी से बड़ी जो 510 और 92 को विभाजित कर दे। ये भी आप जानते रहिएगा। घात क्या रहा है, छोटी घात। इसी प्रकार लस क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या है कि जो 510 और 92 से विभाजित होगी। 510 और 92 दोनों से कौन सी वह छोटी छोटी संख्या विभाजित होगी, 23 या 460। इस प्रकार आपका हो जाएगा। तो 510 और 92 का हम लोगों ने भी देख लिया। अब हम लोग अगला देखते हैं 336 और 54 का। उसको भी इसी प्रकार से करेंगे और अच्छे से करेंगे। और लास्ट सवाल है, आप लोग अच्छे से अपनी प्रश्नावली में देखकर लगाते रहिएगा और अपनी किताब में अच्छे से समझते रहिएगा। आपका किताब में ऐसे ही दिया रहेगा और आपको बोर्ड में भी इसी प्रकार से लगाना भी है। तो भाई अच्छे से लगाइएगा। 2 नंबर या 2 नंबर का पूछे फिर भी ऐसे ही लगाइएगा, 4 नंबर का पूछे फिर भी ऐसे ही लगाइएगा। उसमें कटौती मत कीजिए क्योंकि वहाँ पर आप अपनी कॉपी छोड़ के आएंगे ना। आपको कितना भी आता होगा लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। तो जानते रहिए। अगला देखते हैं 336 और 54 का। 336 और 54 का जब हम लोग निकालेंगे तो इसका भाज्य गुणनखंड करते हैं। 336 का क्या आ जाएगा आपका, 2 का 2 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 3 7 7 1। तो इस प्रकार आपका 336 और 54 था। देख लेते हैं, हमें 336 और 54 ही था भाई, 336 और 54 ही था। तो इस प्रकार आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तियाँ 32, 16 तियाँ 48, 48 सत्ते 336। तो आपका भाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, उसके बाद 4 2 है 2 गुणे 3 गुणे 7।
इसका कितना आ जाएगा, 54 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 एक्का 3। तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 3 27 दूना 54। ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हम लोग इसकी घात के रूप में बनाएंगे और इसके भी घात के रूप में बनाएंगे। अब यहाँ पर 2 कितनी बार आया है, 4 बार, तो 2 घाते 4। 3 कितनी बार आया है, 1 बार, 3 घाते 1। 7 कितनी बार आया है, 1 बार, तो 7 घाते 1। यहाँ पर देखते हैं 2 कितनी बार आया है, 1 बार, 2 घाते 1। यहाँ पर 3 आया है, इसमें भी 3 आया, तो उभयनिष्ठ है तो हम घात के जीरो नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर 3 कितनी बार आया है, 3 घाते 1। जब उभयनिष्ठ मिला रहेगा तो हम घात के ऊपर जीरो नहीं लगाएंगे, ये आप लोग जानते रहिएगा। 3 कितनी बार है, 3 बार, तो यहाँ 3 घाते 3। अब इसमें 7 नहीं है और इसमें 7 है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, 7 घाते 0। जिसमें नहीं मिल रहा होगा उसी में हम किसी भी संख्या क्या लगाएंगे, शून्य लगाएंगे, उसकी घात के क्या लगाएंगे, शून्य। क्योंकि हम डायरेक्टली यहाँ पर 1 नहीं लिख सकते हैं, आप लोग ये जानते रहिएगा और अच्छे से पढ़िए। अब इसका हम लोगों ने कर लिया, अभाज्य गुणनखंड भी कर लिया और उनकी घातों के रूप में भी बना लिया। अब इसका मसा देखते हैं क्या कहता है। मसा कहता है कि प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात हो। अब सबसे छोटी घात कौन है, 2 घाते 1, 2 घाते 2 में 2 घाते 1। इसमें भी कौन है, 3 घाते 1। इसमें सबसे छोटी कौन है, 7 घाते 0। और 2 घाते 3 घाते 1 का मान क्या आ जाएगा, 6। यानी कह रहा है कि 6 मैं वह बड़ी से बड़ी संख्या हूँ जो इन दोनों को विभाजित कर दूंगी। ध्यान दीजिए, ये 2 से विभाजित होगा, ये भी 2 से विभाजित होगा, ये 1 से विभाजित होगा, ये भी 1 से विभाजित होगा। लेकिन 6 से छोटी है ना, वो संख्याएं 6 से छोटी हैं। यानी 6 वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को विभाजित करेगी। तो आपको बोर्ड में भी ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेंगे तो आप लोग क्या ज्ञात करेंगे, मस। क्या ज्ञात करेंगे, मस। और जब छोटी छोटी संख्या की बात होगी तो आप लोग क्या ज्ञात करेंगे, लस। चलिए हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे बहुत अच्छे से, आप लोग देखते रहिएगा। तो अब इसका मस भी हो गया। अब लस, लस क्या निकालेंगे, 336 कामा 54 का लस। अब सबसे बड़ी घात देखेंगे, 2 घाते 1, 2 घाते 2, और उभयनिष्ठ रहना चाहिए भाई। अगर उभयनिष्ठ नहीं रहेगी तो हम लोग बनाएंगे। 3 घाते 3 और 3 घाते 1 में कौन सबसे बड़ी है, 3 घाते 3। अब 7 घाते 0 में 7 घाते 1 में कौन सी बड़ी है, 7 घाते 1 बड़ा है भाई। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 घाते 4 का मान आप लोग जानते होंगे कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। और इसमें 3 त्रिका 9 3 27, 16 का 16 सत्ते 112 और गुणे 27 करेंगे तो 27 दूना 54, हाथ में है 5, 27 का 27 5 32, हाथ में है 3, 27 का 27 3 30। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3024। कितना आ जाएगा, 3024। 3024। अब जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 336 और 54 का, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा लस। लस कितना आ जाएगा आपका, 3024। और मस कितना आ जाएगा, 6। यानी 3024 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो, वह छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे विभाजित होगी। जो दी गई संख्याओं से क्या है, वह विभाज्य है। तो अब जांच में हम लोग फिर से अब जांच में करते हैं, 2 संख्या गुणनफल करते हैं। 336 गुणे 54 बराबर 336 गुणे 54 बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 336 और 54 का हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे। और यह HCF कितना आया है, 6, और LCM कितना आया है, 3024। तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 336 का 24 तो कितना आएगा, 6 चौका 24, 4 3 12, 2 14, 4 3 12 1 13, 6 5 30, 5 3 15 3 18, 5 3 15 1 16। तो 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 1 18 144। तो इसका कितना आ जाएगा, 6 चौका 24, 6 दूनी 12, 2 14, 6 शून्य 0 1 छत्रिक 18। इसका भी 18 144, इसका भी 18 144। यानी हमारा लस और मस क्या है, सही है। और उन दोनों संख्या गुणनफल ये आ भी रहा है। ये सूत्र आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो आपको गुणा भाग नहीं है अब पीछे कामी पे कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आप लोग यही पीछे रफ कार्य में करिएगा।
एक दो पन्ना रफ्कारी के लिए पेज वहाँ पे पीछे आप ख़राब कर लीजिएगा, आपको उसके लिए कोई बॉन्ड नहीं है। इस प्रकार हमारा हो गया दूसरा प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल। अब हम लोग देखेंगे अगला 3 संख्याओं का जब अभाज्य गुणनखंड पूछता है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में एक सवाल बता दिया था, अब हम लोग एक और सवाल लगाएंगे। उसमें जब 3 संख्याओं का कहेगा ना, तो आपको ये नहीं करना होगा, ये नहीं करना होगा, क्योंकि वो 3 संख्याओं के लिए लागू ही नहीं होता है। यह नियम सिर्फ लागू है सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याओं के लिए, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बता दिया था। तो 336 और 54 के अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा मसा हो गया, जाँच भी हो गया। आप लोगों को ध्यान सिर्फ और सिर्फ 2 ही देना है कि उत्तर आपका क्या कहता है, मसा में बड़ी से बड़ी संख्या हूँ, मैं वह बड़ी से बड़ी संख्या हूँ, और लसा में उत्तर क्या कहता है, मैं वह छोटी से छोटी संख्या हूँ। और कभी भी आपको छोटी से छोटी संख्या पूछेगा या न्यूनतम संख्या पूछेगा तो आप लोग क्या ज्ञात करेंगे, लस। और आपको अधिकतम पूछेगा या बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो आप लोग क्या ज्ञात करेंगे, मस। और घात क्या होता है, उभयनिष्ठ जब घात करोगे तो सबसे छोटी घात लेंगे, और घात में इसका उत्तर क्या लेंगे, सबसे बड़ी घात। और कोई भी संख्या यदि आपको उभयनिष्ठ नहीं मिलेगी तो उसे बनाने के लिए उस संख्या के ऊपर क्या लगाएंगे, शून्य लगाएंगे। घात के ऊपर क्या लगाएंगे, शून्य लगाते हैं, क्योंकि डायरेक्टली हम एक नहीं लिख सकते, हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में दर्शाना है। और घात क्या हो सकती है, पूर्ण संख्या, और इसके गुणनखंड में प्रत्येक संख्या क्या हो सकती है, अभाज्य संख्या हो सकती है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग अगला देखते हैं, अगली प्रश्नावली में, अगली प्रश्नावली का अगला प्रश्न अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़िए रहिएगा, आप लोगों की एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। हम लोग ऐसे ही सवालों को देखते रहेंगे, किस प्रकार से आपको सवाल पूछता है और किस प्रकार से नहीं।